में याद है आप लोगों को मैंने CO3 का बताया था। अभी तक हम लोग 4 लेक्चर पढ़ लिए ना केमिकल बॉन्डिंग का, आज है 5वां लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग, लेक्चर नंबर 5। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर बनाना सीखे थे, उसके बाद फॉर्मल चार्ज निकालना भी सीखे थे बकायदा अच्छे से। होपफुली मैं ये इतना जरूर आशा करता हूँ कि आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, नहीं करके आए हो तो फिर भी अभी एक और मौका है, साथ के साथ कर लो। जैसे CO3 जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था, इसका हमने स्ट्रक्चर उसमें बनाया हुआ था। हाँ, तो कभी भी स्ट्रक्चर बनाना तो एक बार हम फिर से बता रहे हैं, इसको अच्छे से समझते जाओ। कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4, ठीक है, यानी कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है, बोलो ना बच्चे। और एक दो पॉइंट्स हमेशा अपने दिमाग में रखे रहना, बाद में स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको, लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत फायदा आएगा। क्या यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि टोटल कार्बोनेट पे 2 माइनस चार्ज है, दिख रहा है ना? अब माइनस चार्ज जो होगा, हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े भी हैं तो अभी ध्यान रखना कि नेगेटिव चार्ज शुड कम ओनली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आना चाहिए। अब यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बच्चा? ऑक्सीजन। आ रहा है बात समझ में क्या? और 2 नेगेटिव चार्ज है। बहुत सिंपल सा, अगर पिछला लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने ये भी बोला था कि जहाँ C डबल बॉन्ड ऑफ, ऑक्सीजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो नोबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो जहां डबल बॉन्ड O होता है वहां पे फॉर्मल चार्ज 0 आता है ऑक्सीजन पे। एक बॉन्ड बनाओगे तो वहां पे एक नेगेटिव चार्ज आता है। हमें दिख रहा है यहाँ पे कि 2 नेगेटिव चार्ज। बोलो ना जरा, इसका मतलब 3 ऑक्सीजन था तो कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाया होगा और 2 तुम्हारा सिंगल बॉन्ड होगा। कोई भी तुम सिंगल बॉन्ड बनाए, और जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे तो फॉर्मल चार्ज हो जाएगा इस पे 0। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आ जाएगा -1। और यहाँ पे भी एक तुम्हारा सिंगल बॉन्ड है तो फॉर्मल चार्ज आ जाएगा -1। अब फॉर्मल चार्ज से -1, ये तो जनरल था तुमको याद करने के लिए, हमने तरीका भी बताया था निकालने के लिए, अगर आपको याद हो तो। क्या तरीका था जरा बता दो फटाफट। अभी किस ऑक्सीजन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं? कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यही लिखते थे ना, तो 6 माइनस हाफ इंटू, बोलो बॉन्डिंग में कितना पार्टिसिपेट किया है इलेक्ट्रॉन? 2 पार्टिसिपेट किया क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, माइनस कितने इस पे लोन पेयर है अभी? 6। नहीं बोलोगे क्या? तो यस 6 सर। -1 -6, तो ये हो गया -1। ऐसे ही तो कैलकुलेट हम लोग करते थे। कार्बन पे भी निकाल सकते हो क्या बच्चा? बताओ कैसे करेंगे? कार्बन पे तुमको फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मल चार्ज के लिए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 माइनस हाफ इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं, जरा गौर से देखना। 4 2 6 2 8 माइनस कोई भी इस पे लोन पेयर भी है क्या? नहीं, कोई नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है तो -0। तो 4 - 4 कितना हो जाएगा? 0। यानी कार्बन का जो फॉर्मल चार्ज है वो हो जाएगा 0। बोल दो ना बच्चा, सिंपल सा तुम्हारा क्या बन गया? CO3 2 माइनस। तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे तुम देख लो कि कार्बन है स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तो कार्बन तुम्हारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब 4 तुमको बॉन्ड बनवाना था ना बच्चा, उसमें से तुमको एक तुमको दिख रहा है कि 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 नेगेटिव चार्ज तुम एक एक ऑक्सीजन पे दे दिए, बाकी जो एक ऑक्सीजन बचा हुआ था उस पर डबल बॉन्ड। दैट्स इट, हो गया तुम्हारा ये। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज CO3 तो माइनस बन गया इसको। अब यहाँ पे इसी से हम जस्ट निकालने का बोले थे कि अगर कोई पूछ रहे कि H2CO3 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो जहां पे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है H वहां जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये कैसा बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, कुछ भी ऐसे बना लो, OH OH बन गया H2CO3। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। खुद से बनाते रहना, सीखते रहना और समझते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज बनाना सीख गए स्ट्रक्चर, तो पूरा स्ट्रक्चर ही तो बनाना है केमिकल बॉन्डिंग में, फिर तो सारी चीजें केवल तुम्हारा थियरी है, हो जाएगा तुम्हारा। सीखते रहो, नहीं आए कोशिश करते रहो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 हम लोग बनाएंगे। हाँ बच्चा। सर मैंने कमेंट बॉक्स में सर वो क्वेश्चन भेजा सर, एक बार वो कॉल करके दिखा दो।
अभी आए नहीं ना, आगे मत बढ़ा करो, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन पढ़ाएंगे बाद। ओके सर। वेट किया करो, जब लेक्चर खत्म हो जाए ये सारा चीज हो जाए करो, अभी आएगा। और एग्जांपल ले, चलो CO3 2 माइनस हो गया, कुछ और 3-4 करते हैं जी। HClO4, HClO3, HClO2, HClO, ये सारे ऑक्सी एसिड्स पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना ये सारे ऑक्सी एसिड्स हैं। अगर किसी को हेडिंग डालना हो ना तो एक हेडिंग भी डाल लो, ऑक्सी एसिड्स का। ऑक्सी एसिड्स होता क्या है, वैसे तो हम बताएंगे। ऑक्सी एसिड्स होता है कि वैसे एसिड्स जहां पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो। ध्यान रखना कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लिंक रहेगा ना, वही तुम्हारा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये भी कंसेप्ट हम आगे तुमको लिखवा देंगे। फिलहाल अभी अपने कॉपी पे इन चारों स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करो, सारे लोग, सारे बच्चों, खुद से करना है। नहीं करोगे तो फिर सीख नहीं पाओगे, मैं तो बताऊंगा ही अभी, मैं तो सारा बताऊंगा, लेकिन आपको करना है। एक बार ट्राई करते रहो कॉपी पे, फिर हम बनाएंगे चार। हो गया क्या बच्चा पार्टी? भाई जी कुछ भी बोला करो। ऑक्सी एसिड्स में मैंने केवल 2 पॉइंट लिखा होगा, क्या कि एसिड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड्स। ऐसे एसिड्स जहां पे कि ऑक्सीजन होते हैं उनको हम लोग ऑक्सी एसिड बोलते हैं। ऑक्सी एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन वही हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन एटम के साथ कनेक्टेड रहेगा। अब कौन सा वो होगा, अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन वाले में। अब चलो मैं दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं, सीखो पहले। हम बनाते हैं 7/7, तुम भी बनाते रहो। ऑक्सी एसिड्स का जैसे ही बनाना था, हम तो बोले थे कि ऑक्सीजन हम हाइड्रोजन हम बाद में जोड़ लेंगे, तुम सबसे पहले उसके आयन बना लो। तो ये तुम्हारा ClO4 माइनस, ये ClO3 माइनस, ये है ClO2 माइनस, और ये Cl माइनस, यही तो है। अब जरा याद करो, क्लोरीन है यहाँ पे, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 7। अरे बोलो ना बच्चा, यानी क्लोरीन Yes. 7 बॉन्ड बना सकता है और ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड भी कर सकता है। तो क्लोरीन इज एबल टू फॉर्म 7 बॉन्ड्स। अब यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे दिख रहा है कि तुमको 4 ऑक्सीजन है और एक निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज आया होगा और ऑक्सीजन दिख गया, इसका मतलब ये तो पक्का है कि एक जो निगेटिव चार्ज है तुम्हारा एक सिंगल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन का। तो लो Cl, एक सिंगल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन का, तो निगेटिव चार्ज आएगा। बच गए तुम्हारे 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो बनवा लो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। देखो तो जरा 7 बॉन्ड बन गया क्या? 2 2 4 2 6 1 7, क्लोरीन का 7 तो फुलफिल हो गया है। अरे बोल दो ना बच्चा, ऑक्सीजन का तुम अपना यहाँ पे बना दो, 2 2 4 2 6। अब किसी को अगर फॉर्मल चार्ज में निकालना होगा तो वो निकाल सकता है क्या? हाँ जी, फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो ना बच्चा, कि वो भी निकालना यस पड़ेगा? सर। Yes, sir. निकाल निकालना पड़ेगा। हाँ, ये निकाल लेना। अब इतना सिखा दिए, इसको हम लोग बोलते हैं पर क्लोरेट आयन। अभी आप लोगों को नेमिंग आयंस का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना नहीं पता है, क्योंकि वो पढ़ाया नहीं गया है। रिडॉक्स रिएक्शन में हमने बताया होगा, जब भी रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे ना, उसके लास्ट पार्ट में पढ़ाएंगे बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, 2 लेक्चर का होगा। उसमें ये हम लोग सीखेंगे कि नाम लिखते कैसे हैं।
अभी के लिए इसका क्या हो जाएगा, ये पर क्लोरेट आयन, ये क्या है क्लोरेट आयन, ये है क्लोरेट आयन, क्लोरेट आयन। ClO3 माइनस कैसे बनाएंगे जी, अभी भी 7 बॉन्ड है किसका, मतलब 7 वैलेंसी है तुम्हारा क्लोरीन का, एक दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज है, Cl पे एक नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन माइनस आ गया, अब 2 ऑक्सीजन और बचा हुआ है तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। देखना जरा, 2 2 4 1 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के यूज हो गए और एक तुम्हारा क्या है लोन पेयर बचा हुआ है, 7 वैलेंसी कम। बच्चा बोल दो जरा, आ रहा है समझ में क्या, यस सर, यस पक्का सर, यस सर। पक्का। ClO2 माइनस, अब इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है कि ऑक्सीजन 2 है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक तो तुम्हारा बन जाएगा नेगेटिव चार्ज O माइनस और एक लगा दो डबल बॉन्ड O। अब तुम्हारा क्या है क्लोरीन का 3 तुम्हारा वैलेंसी फुलफिल्ड है तो 2 लोन पेयर हो गया। अब यहाँ पे ClO माइनस, ClO माइनस, ClO माइनस, अब एक ही तुम्हारा ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है तो ये बन जाएगा ClO माइनस, एक बॉन्ड यहाँ पे हो गया तो 2 4, 2 2 4 2 6, एक और तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है 6 और एक 7, डन। ये तुम्हारा बन गया ये तक हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड है, हाइपोक्लोराइड आयन और ये क्लोराइड आयन। अब अगर इतना हम बना दिए स्ट्रक्चर तो तुमको क्या एक हाइड्रोजन नहीं जोड़ने आएगा बच्चा, अब यहाँ पे तुमको HClO4 था तो HClO4 कैसा हो जाएगा, यहीं से आओ यहीं पे हम बना रहे हैं, देखना वर्ड्स कैसा हो जाएगा, Cl जो तुम्हारा हाइड्रोजन था वो तुम्हारा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे आएगा तो OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। और अभी हम जस्ट लिख कर आए, क्या लिख कर आए सर कि वही हाइड्रोजन एसिडिक है जो ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन में पूछे कि हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर एसिडिक, यहाँ पे तो है ही एक ही हाइड्रोजन, लेकिन फिर भी एक ही हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है क्या बच्चा, यस सर। यहाँ पे भी लगा लोगे एक H लग जाएगा यहाँ पे, इस वाले में एक H यहाँ लग जाएगा, ClO2 माइनस में HCO2 के लिए एक H यहाँ पे लग जाएगा, ClO माइनस के लिए एक H यहाँ पे लग जाएगा तो बन जाएगा एक HC। कोई दिक्कत है तो बताओ, डन है ये चारों स्ट्रक्चर, यस बन सर। जाएगा, बन Yes, जाएगा sir. आगे, अगर ये बन जाएगा तो अब फिर से तुम बनाओ, एक और बनाना है तुम लोगों को, H2SO4 बनाओ और ये भी बन जाए, H2SO3 बनाओ, 2 बनाना है H2SO4 और H2SO3, फटाफट टाइम है 15 सेकेंड मैक्सिमम लग जाएगा बनाने में, बना लो फिर हम लोग इस पे बात करते हैं। H2SO4 और H2SO3 सीख के जाना, स्ट्रक्चर बनाना आने चाहिए। H2SO4 हो गया सर। SO3 सर हो गया, सर हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, H तो सर हम जोड़ ही देते हैं बाद में अपने हिसाब से, इसको आयंस में बना लो एक बार, तो ये क्या बन जाएगा SO4 2 माइनस और ये बन जाएगा SO3 2 माइनस, यही होगा ना बच्चा। अब सल्फर का वैलेंसी कितना 6 होता है, यही होता है ना सल्फर 6 बॉन्ड बना भी सकता है, यहाँ पे तुमको दिख रहा है 4 ऑक्सीजन है और 2 नेगेटिव चार्ज, यानी कि 2 तुम्हारा ऑक्सीजन होगा सिंगल बॉन्ड और 2 हो जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, लो जी इस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और तुम्हारा 2 नेगेटिव चार्ज था तो सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड O कर, यहाँ पे एक नेगेटिव यहाँ पे एक नेगेटिव बन गया SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस कैसे करोगे, 2 नेगेटिव चार्ज है तो जो एक बच गया तुम्हारा वो तो हो जाएगा डबल बॉन्ड और बाकी 2 सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, SO3 2 माइनस। अब सल्फर का यहाँ पे देखो जरा 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे तुम्हारा एक भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे 2 3 1 4, 4 तो यूज हो गए हैं, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये तुम्हारा 2 क्या हो जाएगा SO4 2 माइनस SO3 2 माइनस बन गया। तुमसे पूछा था H2SO4 का, तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे तुम्हारा ऑक्सीजन लग जाएगा तो क्या बन जाएगा इस डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को OH OH, इसके लिए भी वैसे ही हो जाएगा इस डबल बॉन्ड को O
HOH सल्फर पे लून। कोई डाउट है क्या किसी भी बच्चे को? मेरे बच्चों नो सर। आगे नो बढ़े? सर। चलो और करो फिर, तो इतना आ गया था। ClF3, ClF5, IF7, इनको भी कर सकते हैं क्या हम? करो फटाफट, कर सकते हो तुम, सब आता है। तो वैलेंसी देखो, बॉन्ड लगाना सीखिए, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना फटाफट। तो सेंट्रल एटम कैसे दर्ज करेंगे? कुछ नहीं समझ में आया अगर विकास, तो जो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है वही तुम्हारा सेंट्रल एटम होगा। अब यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन पक्का टर्मिनल पे होगा, बीच का एक ही एटम होगा, तो फ्लोरीन ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। हो गया सर। हो गया? यस सर। चलो। सर जो पिछली स्लाइड है हम्म। सर, उसमें जो आपने जो डबल बॉन्ड किया है ऑक्सीजन के साथ, तो उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो हम शो नहीं करेंगे लास्ट में जब हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा? हाँ हाँ बच्चे, इसमें तो अभी यहाँ का जो बच्चे इसको आपको दिखाना ही है, यहाँ पे तो दिखाना ही है, बस हम छोड़ दिए वो नहीं कोई दिखाया तो वो नीड थे उसके अंदर, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। आ रहा है बात समझ में? यस सर। हाँ, वो नहीं है मतलब अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर में पूछा है पार्टिकुलरली, डॉट दिखाना ही नहीं, नहीं भी है तो चल जाएगा। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सेंट्रल एटम। हाँ, अगला आ जाओ यहाँ पे। अब ClF3 है, तो क्लोरीन तुम्हारे क्या है यहाँ पे? सेंट्रल एटम है। अब क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है बच्चा? 7। क्लोरीन क्या होगा? 3 तुम्हारा फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। बच कितने गए? 1 2 3 यूज हो गए, अभी 4 और बचे, तो 2 लोन पे। ठीक है क्या? तो ClF3 हो गया। ClF5 के लिए 5 बॉन्ड, F F F F 5 बॉन्ड हो गया, और एक लोन पेयर, 5 में 7। एक और है ना बॉन्ड, ClF, 5 में 7 है। ऐसे ही ये बना सकते हो क्या? IF7 7 हो सकता है, साथ में तुमको बॉन्ड बनवा लेना है, क्लोरीन 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 क्लोरीन। गॉट इट और नॉट बच्चा? सबका ये आया था? यस सर। यस सर। यस सर। जब इतना बन गया तो एक और बनाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाओ फटाफट, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाओ। डन सर। डन। अब आ जाओ, देखते हैं, कोशिश करते हैं बनाने का। कार्बन मोनोऑक्साइड बोला है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में C डबल बॉन्ड को अगर कोई ये बनाने का सोचे, यहाँ पे 2 4, और कार्बन का वैलेंसी होता है 4, तो 2 बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन 2 अभी भी बचा होगा। लेकिन इस वाले में एक प्रॉब्लम है, अगर आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। क्या प्रॉब्लम है सर? सर फॉर्मल चार्ज का। आवाज आ रहा है क्या आप लोगों तक मेरा? आवाज पहुंच रहा है? यस यस सर। सर। तो बच्चा ऐसो ऐसी रोहिणी की उससे ज्वाइन कर रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए तुम्हारा इतना बन गया, तो कार्बन पे क्या है तुम्हारा? जरा गौर से देखो, 4 और 2 6, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई है कार्बन की,
दिख रहा है क्या तुमको? अगर सी डबल बॉन्ड ओ केवल बनाए, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी तुम्हारा क्या है, चार्ज तो है नहीं इस मॉलिक्यूल पे, तो डायरेक्टली में हमारे जहन में जाता है कि एक ऑक्सीजन है, कोई चार्ज नहीं, तो सी डबल बॉन्ड ओ बनाओ, काम खत्म, है ना। सी डबल बॉन्ड ओ बनाए तो ऑक्सीजन का भी फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा, कार्बन में फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा यहाँ। अब क्या करें भाई साहब, लेकिन जरा गौर से अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, बट कार्बन की यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 4 और वो 6 ही इलेक्ट्रॉन। और अब क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। अब बहुत लोग इसको बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हो भी सकता है, बट अब आपको पहले भी बताया है एनसीईआरटी या फिर इन जनरल हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं मानते हैं। आ रहा है बात समझ में क्या? तो ये कैसा हो जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे तुम्हारा एक लोन पेयर ऑक्सीजन का लोन पेयर कंप्लीट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट 6, और कार्बन का तुम्हारा 2 8। यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, एक निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे एक आएगा फॉर्मल चार्ज कार्बन पे नेगेटिव। अब हो गया तुम्हारा CO बॉन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर्मल चार्ज निकालने आता है ना, हम लोग पढ़े हैं फॉर्मल चार्ज, भूल मत जाना। अरे यस सर। अगर निकालना तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इनटू बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6, और 2 लोन पेयर तुम्हारा यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ पे। अरे बोलो ना, नहीं बोलोगे क्या? तो तुम्हारे यहाँ से Yes, कार्बन sir. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इनटू कितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6, और यहाँ पे है कितना, 2, तो कितना हो जाएगा, -1 कार्बन पे -1 ऑक्सीजन पे +1, नेट चार्ज 0, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा बन गया। जरा गौर से देखना, कोई बच्चा अगर ऐसा बना दे कि सर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम तो ऐसे बनाएंगे, दिख रहा है सी डबल बॉन्ड ओ स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑक्सीजन से आया है केवल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एरो लगा दिया, पी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, गलती नहीं है वो। यहाँ पे देखना जो कार्बन का लोन पेयर था वो अभी भी कार्बन का लोन पेयर है, जो यहाँ पे बॉन्ड बना है ना, ये वाला जो हमने बॉन्ड बनाया है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो कार्बन भी एक बॉन्ड शेयर, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ऑक्सीजन भी किया, बट ऐसा नहीं है। वो दोनों इलेक्ट्रॉन केवल एक ही स्पेसीज से आया है, और वो एक स्पेसीज है ऑक्सीजन। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अगर आपको याद हो तो हम लोग बोले थे तो वहां भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, बट इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग केवल एक स्पेसीज से होता है। याद है क्या आप लोगों को? अगर नहीं याद है तो याद करो। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड भी लगा सकते हो, लेकिन हम तो जानते ही नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। हमें तो यही पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में बनने के बाद कोई डिफरेंस नहीं, तो डायरेक्टली यही बना दिए। ठीक है बच्चा लोग, चलेगा? Yes, sir. तब चलेगा Yes, sir. तक तो, और आगे जो कुछ और बनाएंगे, सीख के जाओ सारा। अब मान लो हमारे पास है ClO2 NO2 NO, इन तीनों को बनाओ। याद रखना ये सारे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, फटाफट बनाइएगा। जा बनाओ ClO2 NO2 NO, एक एक करके बनाओ। पहले ClO2 बनाओ और बोलो कि हो गया, NO2 और NO। करें? Yes, sir. आ जाओ, ClO2 बोला है ना। अब क्लोरीन का हमको पता है कि 7 होता है वैलेंसी, 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं है, एक डबल बॉन्ड बनवा लिए। अब 4 बॉन्ड यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन का तो हमें पता है कि यहाँ पे इनका फुलफिल्ड है। क्लोरीन के पास 7 वैलेंसी था, 4 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे बॉन्ड बनाने में, तो 4 2 6, एक लोन पे, एक एक्स्ट्रा तुमको बंदा बिंदी, एक बिंदी तुम्हारा, इसीलिए इसको बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे तुमको एक ऑड इलेक्ट्रॉन मिला है। आ रहा है बात समझ में क्या?
नाइट्रोजन का Yes, sir. NO2 तुमको जैसे ही दिखा तो N डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन का तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन पे 5 वैलेंसी होता है तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये बनाते हैं बच्चा ना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये गलत है। क्यों, कोई बताएगा क्या? ऐसा इलेक्ट्रॉन में रखता हूं। पहले ये बताओ, ये वाला स्ट्रक्चर कितने लोग बनाए हैं? हैंड रेज करो अपना। कोई बनाया है? वंशिका, कनिष्क, शिवम, महक। अब कोई भी एक बताओ कि ये क्यों नहीं हो सकता है? चंदन ने बनाया। सर क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो पेयर में होगा ना, तो हम एक अकेले को नहीं कर सकते ना। नहीं प्राची बच्ची, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर में होता है, लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन तो है ना, एक इलेक्ट्रॉन। वही तो बोल रहे हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन्स का मॉलिक्यूल वो सही है, ClO2। NO2 क्यों गलत है? सर एक ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। नहीं वो तो होना चाहिए, गलत क्यों? हम ये पूछ रहे हैं। सर सेंट्रल एटम जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और ब्रोमीन, ये सारे केवल सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। यहाँ पे 8 से ज्यादा है। बहुत अच्छा। यहाँ पे जो सेकेंड पीरियड का ये एलिमेंट है नाइट्रोजन, जरा गौर से देखना। और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2 4 8 और एक 9। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर, 9 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। बट नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। आ रहा बात समझ में क्या बच्चा? इसलिए ये गलत है। नाइट्रोजन जो है अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है, तो ये तो पक्का नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? बना लेते हैं ना, एक डबल बॉन्ड O बना लो और एक सिंगल बॉन्ड O। अब यहाँ के बाद क्या हुआ? कुछ तो हुआ है जी। नाइट्रोजन पे 5 था, 2 एक 3 यूज हो गया, एक यहाँ पे तुम्हारा आएगा ऑड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव फॉर्मल चार्ज। अब जैसे ही होगा ये बच्चे बोलेंगे सौर। यहाँ पे तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब कोई बात नहीं, हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट सह लेंगे, लेकिन ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं हो। तो यहाँ पे 2 मतलब 4 2 6 7 7 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। ऑक्टेट यहाँ पे इनकम्प्लीट है, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सपेंशन नहीं होगा ऑक्टेट का, तो ये तुम्हारा हो जाएगा NO2। सिमिलरली तुम उसी फैशन में NO का भी बनवा सकते हो। कैसा होगा बताओ? N डबल बॉन्ड O। बच्चा बताओ, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज इस पे कितना आएगा बताओ? 2 4। हाँ जी, फॉर्मल चार्ज आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ध्यान रखना ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट। 1 2 3 4 4 2 6 1 7 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी था 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना है? ग्यारह इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्टेट ज्यादा है। यहाँ पे ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो सकता है क्या? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। 11 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा सेंट्रल एटम। अब चूंकि सब में तुम्हारा दिख रहा होगा ना कि एक एक बिंदी बच रहा है, जरा गौर से देखो, यहाँ पे ये एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में लिखे थे कि ऑड इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन बचता है यहाँ पे। और जो भी तुम्हारा ऑड इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल्स आता है ना, इन नेचर सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं, आप ये ध्यान रखना। अभी हम लोग मैग्नेटिज्म नहीं पढ़े कि सर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर समझ जाओ कि कोई भी फील्ड होता है जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा वो पैरामैग्नेटिक की नेचर होते हैं, जहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक की नेचर होते हैं। यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, पैरामैग्नेटिक। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक। ठीक है क्या प्यारे बच्चों? यस सर।
अगर इतना आ गया है तो अभी तक हम जो स्टार्टिंग में पढ़े हैं, हम चाहते हैं कि तुम इन चारों का बॉन्ड ऑर्डर मेरे को निकाल के बता दो। बॉन्ड ऑर्डर कैसे करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे करते हैं? एक बता देते हैं हम लोग, फिर तुम निकाल लेना। बॉन्ड ऑर्डर निकालने वाला अगर याद हो, फॉर्मल चार्ज के लिए हम पढ़ाए थे, नहीं याद है ना? भूल चुके हो तुम लोग। बहुत सारा बड़ा बड़ा कुछ चीज लिखे थे, कुछ मत करना यार। कहीं भी अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है यहीं पे निकाल दो, कुछ अलग से निकालू, यहीं पे निकालता हूँ, देखते जाओ और समझते जाओ। तुम भी अपने कॉपी में अच्छे से, ये सारा ना मेरे पास एक ही पेज का छोटा सा जगह है, आपके पास बड़ा पेज है, तो आराम आराम से अच्छे से बनाना ताकि सब चीज दिखे। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे देख लो कितने टोटल बॉन्ड्स बने हैं, 2 2 4 2 6 1 7 7 बॉन्ड्स हैं। कितने एटम्स के बीच में? तो 1 2 3 4 एटम्स के बीच में, 7/4 तुम्हारा हो गया बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, आप बताओ फटाफट तुम लोग। 2 2 4 1 5 5 बॉन्ड्स बने हैं और कितने एटम्स में वो डिवाइडेड है, 1 2 3, 5/3 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इससे आसान तरीका से बॉन्ड ऑर्डर तुम नहीं निकाल सकते। 2 और 1 3, 3 तुम्हारे पास बॉन्ड्स बने हैं और कितने में डिवाइडेड है, 2 में, बोलो ना। और यहाँ पे तो एक ही बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड। ठीक है क्या? नहीं बोलोगे बच्चा? सर रिपीट करना है एक बार। रिपीट कर देना एक बार। पिछला वाला लेक्चर अगर आपको याद हो तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमने फॉर्मल चार्ज के बाद लिखवाया हुआ था कैसे निकालते हैं, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अगर पढ़ लिए होगे तो आ जाता, नहीं भी पढ़े हो फिलहाल तो अभी के लिए आ जाओ। ये सर नेटवर्क इशू था, हाँ बोलिए। इसलिए बोला कि वो ना 1 मिनट का नेटवर्क इशू आ गया तो वो अच्छा, स्लाइड नेटवर्क हट गया एकदम से। कोई बात नहीं। यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज, जैसे हम यहाँ के एक ऑक्सीजन पे लिखे हैं, कोई जरूरी है कि यहीं पे आएगा, इस ऑक्सीजन पे भी आ सकता है, इस ऑक्सीजन पे भी आ सकता है, इस ऑक्सीजन पे भी आ सकता है। तो हमने बताया था कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसका रेजोनेंस होगा। अब ये सारा वर्ड सब नहीं समझ में आ रहा है हमको, समझना भी नहीं है, अभी बात समझ लेंगे। अभी ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का बाद, बॉन्ड ऑर्डर तुमको जब भी निकालना तुम देखो टोटल कितने बॉन्ड्स बने हैं यहाँ पे, तो 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 टोटल बॉन्ड्स बना है यहाँ पे। एक सिंगल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, तो तुम्हारा 3 डबल बॉन्ड हो गया, 3 दूनी 6 और एक 7 टोटल बॉन्ड बना था। और कितने एटम्स पे डिवाइडेड है वो, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 एटम्स पे डिवाइडेड है, 7/4 तुम्हारा बॉन्ड बना। क्लोरेट के लिए आ जाओ, 2 2 4 1 5, 5 बॉन्ड्स बने हैं और वो कितने एटम्स में डिवाइडेड है, 3 एटम्स में, तो तुम्हारा 5/3 बॉन्ड ऑर्डर होगा। क्लोराइड के लिए आ जाओ, डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक सिंगल बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड से कितने एटम्स में डिवाइड है, 2 में, हमारा बन गया यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3/2। बस इतना आसान से। ओके सर। पक्का समझ में आया अभी? चलो यस सर। जब इतना आ गया तो थोड़ा सा और स्ट्रक्चर बना लो। बनाओगे ना स्ट्रक्चर कि नहीं बनाओगे? सर हाँ बच्चे बोलिए। सर वहाँ पे आपने O के साथ किया था और O पे नेगेटिव चार्ज डाला था, अगर हम H लगा देते तो एक और एटम मर जाता फिर तो। क्या सर आपने, सर आप पीछे स्लाइड कर दो। सर यहाँ पे आपने जो ClO3- लिया है वहाँ पे आपने H नहीं लगाया। ClO का बॉन्ड ऑर्डर निकाला, ClO का बॉन्ड ऑर्डर सब में निकाला। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना, किसी भी बॉन्ड के बीच में निकाल रहे होगे तो कौन से बॉन्ड के बीच का निकाल रहे हैं, तो क्लोरीन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर, क्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का। ओके सर। अब ये बनाओ, SF4 PCl5 NH3, फटाफट। अब ये तो बहुत आसान है, लल्लू लाल बच्चा, फटाफट बता के बोलो हाँ या ना। सर हो गया। चलो आ जाओ। सल्फर है, सल्फर कौन सा है, ऑक्सीजन के ग्रुप का है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसके लिए आपको ना पहले तो एलिमेंट्स याद होने चाहिए, कौन से एलिमेंट कहाँ पे। जिसको याद होगा अच्छी बात है, जिसको नहीं याद होगा जाकर फिर से याद कर।
6 था, 4 फ्लोरीन है, 4 बॉन्ड बन जाएगा, तो 1 2 3 4, और तुम्हारा अभी भी 2 बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर है, इससे 4 बन गया। PCl5 5 बॉन्ड बना सकता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 क्लोरीन है, तो 5 बॉन्ड बनवा दीजिए, क्लोरीन 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 क्लोरीन, PCl5 हो गया। NH3 हाइड्रोजन 3 है, तो 3 हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड बनवा दो, 5 था इसका वैलेंसी, अब इससे आसान कुछ हो सकता है क्या स्ट्रक्चर बनाना, बोलो। डन है? किसका किसका बन गया था, हाँ तो जाना है पर हैंड रेज करना, काफी लोगों का बन गया, बाकी जिसका नहीं बना था बच्चा लोग सुना नहीं है, करते जाना है, ठीक है। आगे पेज करूं, आ जाओ। अब हमें बनाना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हेडिंग डाल देना, ऑफ ऑक्सी एसिड्स विथ 2 और मोर सेंट्रल एटम्स। अभी तक हम जितना भी ऑक्सी एसिड्स पढ़ रहे थे ना, या जो भी मॉलिक्यूल्स देखे, वहां पे एक ही सेंट्रल एटम था। अब अगर हमारे किसी ऑक्सी एसिड में 2 या उससे ज्यादा सेंट्रल एटम है, तो उसका हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना। क्या, सुनो, सबसे पहले तो उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सेंट्रल एटम जो भी है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो क्या होगा, इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अब जो भी सेंट्रल एटम है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, तुमको वो पता होना चाहिए। मान लो सल्फर है, तो सल्फर मैक्सिमम +6 में जा सकता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो जो भी तुम्हारा उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, अगर उससे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर, जो भी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, जो तुमको फॉर्मूला दे रखा होगा उस फॉर्मूले से अगर तुम्हारा कम है, तो वहां जो बॉन्ड बनेगा ना, वो बॉन्ड होगा एक्स टाइप। एक्स क्या है सर, अगर मान लो एक्स जो हमारा सेंट्रल एटम है, अगर एक्स हमारा सेंट्रल एटम है, एक्स एक्स में बन जाएगा बॉन्ड। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, ये भी ध्यान रखना, एक्सेप्शन इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में केवल एक एक्सेप्शन आएगा, बाकी पहला हम बोले कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो भी तुम्हारा कैलकुलेटेड है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से कम हो, तो तुम्हारा बॉन्ड बनेगा XX टाइप। फिर क्या, इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर अगर बराबर है किसका, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जितना हो सकता था मैक्सिमम, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, अगर उसके बराबर कैलकुलेटेड वाला आ गया, तो बॉन्ड बनेगा हमारा XOX टाइप। कैसा बनेगा, XOX टाइप का। दूसरा, नहीं इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है किससे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम से, उसमें तुम्हारा जो बॉन्ड बनता है वो हो जाएगा XOOX। और 2 सेंट्रल एटम्स, अगर 2 सेंट्रल एटम है तो, और मान लो केवल सेंट्रल एटम वहां पे एक ही है, तो ये बन जाएगा XOO- और 1 सेंट्रल। जो तुम्हारा यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बीच में आया है ना, इसको ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज या पर ऑक्सी बॉन्ड। ठीक है क्या बच्चा, अभी तक साहब क्या बोले, हम 3 बात तुमसे केवल बोले, हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, इसके बीच में तो ऑक्सी एसिड्स के लिए 2 सेंट्रल एटम अगर कहीं हो दे रखा, तो उसके लिए तुमको क्या करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से कम आ जाए सेंट्रल एटम का, तो बॉन्ड बनेगा XX। अभी याद करो, मेरे सामने बोलो, जहां भी घर पे हो बोलो, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर कम हो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से,
तो बॉन्ड बनेगा XX, सिंपल तुम्हारा एटम्स के बीच में बन जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के तो बॉन्ड बनेगा XOX, और अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर देन है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से तो वहां पे बॉन्ड बनेगा XOOX। XOOX को हम लोग बोलते हैं पर ऑक्सीडिंग गेज। ये बात समझ में अगर आ गई है, इसको ध्यान रखो, याद रखो। अब हम तुमको करके दिखाते हैं कि कैसे करना है। एग्जाम्पल तुमसे नहीं करवाएंगे, हम करके तुमको दिखाते हैं। देखो लिख लेना इसको अच्छे से। एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं H2S2O7। इसको हम लोग ध्यान रखना पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में, ओलियम। ठीक है, H2S2O7 को ओलियम बोला जाता है, और ऐसे तुम्हारा इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ये कैसे दिखते हैं सारा सीखेंगे बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में। अभी के लिए ध्यान रखना कि H2S2O7 जिसको ओलियम बोलते हैं। अब तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा ना कि दो सल्फर आ गया। अब हम इसका सेंट्रल एटम कैसे बनाएंगे? कुछ मत करो, अभी के लिए क्या कर दो तुम, क्या करो, एक बार इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरा सल्फर के लिए। तो क्या हो जाएगा, +2 + 2x -14 बराबर 0। इसको हम और तुमको तोड़ देते, जिसको अभी नहीं निकालने आता होगा, शायद 10वां क्लास में आप लोग को पढ़ना होता है। फिर भी हाइड्रोजन कर लिए +1 तो 2 हाइड्रोजन है, हो जाएगा +2। एक सल्फर का x था तो 2 सल्फर है तो हो जाएगा +2 × x तो +2x। x मैंने मान लिया सल्फर का। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम का होता है -2 तो 7 ऑक्सीजन एटम है, हो जाएगा +2 × +7 × -2, और इस पे टोटल चार्ज 0 है ओवरऑल। हो जाएगा +2 + 2x -14 बराबर 0। x यहाँ से क्या आ जाएगा, +6। नहीं बोलोगे क्या? यस सर। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर है और ये बराबर है। यस सर। सल्फर का मैक्सिमम +6 ही तो हो सकता है, 16th ग्रुप में है, तो ये इक्वल है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर का। अगर जैसे ही बराबर होगा तो याद करो क्या लिखे हैं, XOX बॉन्ड होगा। यहाँ पे कैसा आ जाएगा, एक तुम्हारा बॉन्ड तो पक्का हो जाएगा SOS, ये बॉन्ड तो तुम्हारा फिक्स हो गया। 7 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन चला गया, तुमको दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन भी है, ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो कैसे बनाएंगे, एक OH यहाँ पे आ जाएगा, एक OH यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आएगा तभी तो तुम्हारा बन रहा है, कुछ OH आ जाएगा। 3 तुम्हारे क्या हो गए, 1 2 3 ऑक्सीजन चले गए, 4 ऑक्सीजन अभी बचा हुआ है, तो 2 ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहाँ पे और 2 यहाँ पे। इसको तो अच्छे से दिखा दे, बन गया जी H2S2O7। अगर तुमसे कोई पूछ दे यहाँ पे कि कितने एसिडिक हाइड्रोजन, तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि दोनों जो हाइड्रोजन है वो दोनों ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है क्या? या तो इसको तुमको ऐसे भी बोल सकते हो, इसका नाम ये है डाई बेसिक एसिड। OH2 है ना, तो डाई बेसिक एसिड। बच्चा पार्टी कुछ हिला, बोल लो, कोई नहीं बोल रहा है कुछ भी, क्या हो गया? चलो एक और करके दिखाते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी शांति के नाम। पायरोसल्फ्यूरस एसिड, ये होता है H2S2O5। तुम करोगे, हाँ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। हाँ चलिए, H2S2O5, पहले क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या हो जाएगा, +2 + 2x और +5 × -2 -10 बराबर 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, +4। नहीं बोलोगे क्या, सल्फर यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये तो तुम्हारा कम हो गया किससे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। सल्फर का मैक्सिमम तो होता है 6, और जैसे ही हम बोलते हैं कम होगा तो XX बॉन्ड बनेगा। याद है क्या बच्चा लोग, याद कर लो ना जरा। तो यहाँ से बनेगा S बॉन्ड, बीच में ऑक्सीजन नहीं आएगा,
अब क्या करेंगे सर, एक एसिड तो बन गया, एसिड था OH, 2 हाइड्रोजन भी है, तो 2 हाइड्रोजन तुम्हारा तो OH के रूप में चला गया। हाँ जी, अब क्या करेंगे, अभी भी 3 बचा हुआ है, लगा दो, 2 यहाँ पे और एक इस पे। इस सल्फर के पास तुम्हारा क्या है, लोन पेयर आएगा, 1 2 3 4, 4 ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, 2 अभी भी बचा हुआ है। नहीं बोलोगे क्या? अब जरा गौर से तुम देखोगे ना, और थोड़ा सा तुमको दिखाते हैं मजा। ये जो सल्फर है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, और ये जो सल्फर है ना, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। दोनों का एवरेज निकाल लोगे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 5 + 3 / 2 कितना आ रहा है, +4। यही तो तुम्हारा आया है यहाँ से कैलकुलेट नहीं, तो बन गया हमारा H2SO5। सर जो नीचे वाला ऑक्सीजन है उसके साथ सल्फर सिंगल बॉन्ड में है या डबल बॉन्ड में है? ये लड़की डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तुमको दिख रहा है क्या? ये डबल बॉन्ड है बच्चा। कंफ्यूजन है। हो गया? ऋषभ जी आप क्यों आए हैं अभी? लेट से आना हो तो मत आइएगा। पायरोसल्फ्यूरस एसिड हो गया? किसी को डाउट है तो पूछ लो किसी। सर ये एवरेज वाला एक बार रिपीट कर दो। अरे बच्चा, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है इस सल्फर का वो है +5, इस सल्फर के लिए +3, तो बस तुमको दिखा रहे हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर वही आएगा जो तुम्हारा यहाँ पे आया है +4। दोनों को जोड़ दो, /2। एवरेज क्या होता है, जितने लोगों के बीच में निकालोगे। मान लो बोलेंगे तुम मतलब ABC के बीच का तुम्हारा वेट कुछ दे दिए 50 किलो के, एवरेज वेट कितना आएगा, तो 50 को जोड़ के /3 कर दो, एवरेज वेट 50। वही तुम्हारा एक का +3 ऑक्सीडेशन में स्टेट, एक का +5, +5 +3 अपॉन +4, ठीक है। तुम यहाँ से निकाले तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4। चलो एक कर लिए हम लोग जिसमें बराबर था, एक कर लिए जिसमें कम आया था, एक कर लेते हैं जिसमें ज्यादा आया। एक आता है मार्शल से, किसी को याद है इसका फॉर्मूला? H2SO8 क्या है, तो हम लोग बोलते हैं पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब हम जितना भी लिख रहे हैं उसके नाम भी लिखते जा रहे हैं, तो ये मत समझना कि सर खाली अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, सब याद करना है घर पे जाके, बार बार नोट्स को देखते रहो, याद हो जाएगा अपने आप। कोई बैठ के रटना नहीं है इवन सपोज टाइम 1:30 बजे की ऐसे बैठ के याद करेंगे नहीं, बार नोट्स को रिवीजन करो, खुद से बनाओ, सब अपने आप दिमाग में आ जाएगा। H2SO8। अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाओगे क्या, हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा यहाँ पे, सल्फर के लिए +2x, 8 ऑक्सीजन है तो -8 दूनी 16 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, x का वैल्यू +7। +7 आ नहीं सकता है कभी भी, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा नहीं जा सकता है, बट तो हम केवल यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने के लिए देख रहे हैं और कुछ भी नहीं है। +7 आ गया, ये तो तुम्हारा ज्यादा है, किससे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, +6, ये तो +7 आ गया, थोड़ी होगा ये, +7 थोड़ी हो सकता है, नहीं होगा, लेकिन वो तो हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था तो हम देख लिए मैं। अब क्या आएगा, हम जैसे ही बोलते कि तुम्हारा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए और ऑक्सी लिंकेज लगेगा, तो OS। अरे बात समझ में क्या, तुम्हारा ये बन गया बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन था तो एक OH इधर और एक OH इस पे, कितने ऑक्सीजन यूज हो गए, 1 2 3 4 हो गए, अभी 4 और बनाना है, 2 यहाँ पे और 2 दूसरे वाले सब बन गया जी। ये जो बॉन्ड बना है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सी लिंकेज। ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखना, मार्शल एसिड बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
बच्चा लोग डन? यस सर। पक्की बात है? अब तुम लोग Yes, करोगे? अब तुम लोग करोगे? अब तो 3 कर दिया मैंने खुद से, अब तुम लोग करोगे क्या? एक अगर करोगे तो एक तुम लोग करोगे। तब हम बता नहीं रहे, पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं कि तुम्हें करना है। टेट्राथायोनिक एसिड, H2SO6 करके बताओ जरा। टेट्राथायोनिक एसिड के लिए भाई स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। जो कर रहे थे अभी तक आपको भी वही करना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, देख लो ज्यादा है, कम है, बराबर है। उसके लिए हम आपको बता रखें कि कैसे जाना है, बस आपको वैसे आगे बढ़ना है। सारी चीज डन, बहुत अच्छी। और लोग डन, चलो जब आपका डन होगा भी करेंगे। निकालो ऑक्सीडेशन नंबर +2 + 4x माइनस क्या हो गया, -6 बराबर 0। तो x यहाँ तुम्हारा आ जाएगा 2.5। चलो जी, हमें उसे क्या फर्क पड़ता है, हमें केवल देखना था कम है ज्यादा है और क्या। +2.5 आया है बच्चा, +2.5 मैक्सिमम से तो कम ही है ना, इज लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मैक्सिमम से कम है तो हमको पता था कैसे बनता है, X6 टाइप बॉन्ड बनता है। यहाँ पे कैसे बन जाएगा, X6 यानी कि सब आपस में बनेंगे, S 4 बॉन्ड बन गए तुम्हारे सल्फर का। 4 था ना टेट्राथायोनिक, 2 हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ, एक OH इधर, एक OH इधर, बच गए तुम्हारे अब कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। बाकी 2 यहाँ पे लगेगा, 2 यहाँ पे लगता है। कोई बच्चा ऐसा भी है क्या कि चारों पे एक दे दिया है? चारों पे एक नहीं जाता। 2, तो ये तुम्हारा है टेट्राथायोनिक आपके। सर ये डबल बॉन्ड के बगल में नहीं बना सकते सर, जो आपने बनाया है? क्या डबल बॉन्ड के बगल में? ये डबल बॉन्ड के ये डबल बॉन्ड के बीच में बगल में बनाना है आपको। यस सर, बना सकते हैं सर। क्या बना दो? बगल वाले सल्फर पे सर, यहाँ बॉन्ड सर। यस सर। इसका स्ट्रक्चर तुम बोल रहे हो कि सर हम ऐसे बनाएंगे, सबको इस डबल बॉन्ड को स्टेबल नहीं बनता, नहीं बनता ये स्ट्रक्चर, ये नहीं। अब जरा गौर से देखोगे ना, अगर यहाँ पे +2.5 आया है ना, कैसे आता होगा, ये तुम्हारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तुम्हारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। सारा सीख जाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ये है 0, ये भी है 0, निकाल लो सबका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हो जाएगा, +5 +0 +0 +5/2, 10/2 कितना होता है, 10/4, 4 है ना, कितना होता है 2.8, वही जो तुम कैलकुलेट किए। बस इजी। एक और लास्ट बना दो, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO3। एक चीज पता है ना आप लोग को, थायो कब लगता है, जैसे ROH को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। मतलब ये सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताएंगे, मतलब आप लोग 11th में ही पढ़ना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। OH ग्रुप को हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, वैसे भी तुम लोग 10th में पढ़े हो। ये O की जगह पे अगर S लगा देना, R एसिड कर दे, इसको हम लोग बोल देते हैं थायो अल्कोहल।
अगर हम ROR लिखें तो इसको हम लोग बोलते हैं ईथर। अगर इसी को हम बोल दें RSH, O की जगह पे S लगा दें, ये हो जाएगा थायोइड। गौर से देखना, ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें क्यों बताया, तुम बनाओ पहले फिर बनाएंगे। चलो बनाएंगे फिर। H2SO4 का स्ट्रक्चर आपको आता है क्या बनाने, हम सिखाए हैं। अच्छा लोग यस सर। तो बताओ कैसा हो जाएगा। इस 2 हाइड्रोजन है, OH OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये हो गया तुम्हारा H2SO4। अगर इसमें से तुम एक ऑक्सीजन को हटा के सल्फर से रिप्लेस करो, नहीं बन गया क्या H2S2, सॉरी H2S2O3 नहीं, H2SO3। ये जो लिखा हुआ है H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक था ना, ये हो जाएगा H2SO3। नहीं बन गया क्या H2SO3 बच्चा लोग, सॉरी H2S2O3, हाँ सॉरी H2S2O3 ही बन, ये तुम्हारा बन गया H2S2, बस थायोसल्फ्यूरिक। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड हमें पता है, एक ऑक्सीजन को हटाया सल्फर लगा दिया तो बन गया दैट्स सल्फ्यूरिक एसिड। कोई डाउट है तो पूछ लो। बच्चा आगे बढ़े क्या। यस सर। बहुत पढ़ लिए कहानी स्ट्रक्चर का। एक लास्ट तुमको और बताना ऑक्सी एसिड की, फास्फोरस का। अगला कहानी ऑक्सी एसिड 100, हेडिंग डाल देना फास्फोरस। इसमें एक पॉइंट केवल है जो आप लिख लो, 2 पॉइंट छोटा सा, क्या कि इन लेवी-स्टोट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर या स्टेरिक नंबर, कुछ नहीं समझ में आया तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी समझ लेना आप, ऑफ फास्फोरस कांट बी मोर देन 4, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता फास्फोरस के लिए। इसके वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस 1p डबल बॉन्ड O मस्ट बी प्रेजेंट। जब भी फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स आएंगे ना, अभी तक ध्यान रखना हाइड्रोजन के हिसाब से देख रहे थे, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है वो पहले बनवा दे रहे थे, फिर हम आगे की चीजों को बना रहे थे। लेकिन अगर फास्फोरस का कभी भी ऑक्सी एसिड आए तो p डबल बॉन्ड O बॉन्ड तो पक्का रहेगा। जैसे सर H3PO4 है, जैसे ही फास्फोरस का कोई ऑक्सी एसिड मिले ना तुमको, सबसे पहले एक p डबल बॉन्ड O बनवा देना है। सबसे पहले क्या बनवा देना है, एक p डबल बॉन्ड O जो तुम्हारा रहेगा ही रहेगा, तो p डबल बॉन्ड O। अब तुम्हारे पास 3 यहाँ पे हाइड्रोजन है, गौर से देखो तो क्या बन जाएगा OH OH OH, हो गया H3PO4। H3PO3 बनाना हो तो बोलो जरा, सबसे पहले p डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही रहेगा, एक ऑक्सीजन खत्म, अब 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, 3 हाइड्रोजन है, इससे क्या कर सकते हैं, तो 2 ही हाइड्रोजन जो है यहाँ पे तुम्हारा OH के साथ लग सकता है और एक हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा, बन गया जी H3PO3। अब तुमको बनाना है H3PO2 मान, H3PO2। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी भी तुम्हारा पहला बॉन्ड तो p डबल बॉन्ड O ही रहेगा, p डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन गया, एक ऑक्सीजन गया, एक ही ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा OH के साथ लग जाएगा। अब 2 हाइड्रोजन तुम्हारे ऐसे ही यहाँ पे रहेंगे। गौर से देखना बच्चा, यहाँ पे सवाल भी पूछेगा कि यहाँ पे कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन एसिडिक है H3PO2 में। H3PO3 में तुम्हारे 2 हाइड्रोजन एसिडिक है और H3PO4 में तुम्हारे पास 3 हाइड्रोजन। ठीक है क्या,
इसको हम लोग बोल देंगे ये है ट्राई बेसिक एसिड। एसिड है, लेकिन कहीं ये गलत फहमी मत पाल लेना कि यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तीनों हाइड्रोजन निकल सकता है, तो वही हाइड्रोजन निकल सकता है। ये है डाई बेसिक एसिड। यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, लेकिन तीनों हाइड्रोजन एसिड में नहीं बनेगा काम, इसकी वजह से ही हाइड्रोजन निकल सकता है। ये हमारा मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे एसिड है, 2 हाइड्रोजन तो ऐसे ही लगे। आ रहा है समझ में? बोलो ना जरा। यस सर। तो कभी भी तुम्हारा फास्फोरस का ऑक्सी एसिड हो, 1 मिनट, कभी भी फास्फोरस का ऑक्सी एसिड हो तो पहला बॉन्ड तुम्हारा हमेशा पी डबल बॉन्ड ओ रहेगा। पी डबल बॉन्ड ओ बनवा दो, उसके बाद जो भी कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट, ठीक है? किसी को पूछना है तो पूछ लो, क्या कोई पूछता है? नहीं पूछ रहे थे तो चलो एक तुम बना के दिखाओ। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं H4P2OCl। चलो बता के बताओ, फटाफट बना लो। तो ऑक्सी एसिड है फास्फोरस का, कैसे बनाना है तुम्हें पता है, सारा सिखा चुके हैं, बनना चाहिए। बच्चा बताओ फटाफट। हो जाएगा तो चैट बॉक्स में फटाफट लिख लो, हो जैसा या बोल लो। नहीं समझ में आ रहा है? सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आया, ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लो। 4 हाइड्रोजन है तो +4, 2 फास्फोरस है तो +2x, 7 ऑक्सीजन है तो -14 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर तुम्हारा आ जाएगा +5। जैसे ये +5 आया, फास्फोरस का मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5, क्योंकि नाइट्रोजन वाले ग्रुप में है। ये तो तुम्हारा बराबर हो गया ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस का। नहीं बोलोगे क्या? और जैसे ही वो बराबर आ जाए तो तुमको जस्ट बताए थे क्या हो जाएगा, XOX टाइप का बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, POP टाइप का बॉन्ड। तो तुम्हारे 2 फास्फोरस तो यूज हो गया, एक ऑक्सीजन भी आ गया। जैसे ही फास्फोरस का ऑक्सी एसिड हो, कुछ हो या ना हो, तुम्हारा पी डबल बॉन्ड हो तो तुम्हारा रहेगा ही रहेगा। 3 ऑक्सीजन अब यूज हो गए, 1 2 3, अब 4 ऑक्सीजन बचे हैं, 4 हाइड्रोजन बचा है, सारा क्या हो जाएगा, OH 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 OH। तो ये तुम्हारा हो जाएगा टेट्रा बेसिक एसिड। यहाँ का चारों हाइड्रोजन एसिडिक है, टेट्रा बेसिक एसिड। बच्चा लोग बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस सर। यस सर। यस सर। पक्का? एक होमवर्क करके आओगे, ट्राई फॉस्फोरिक एसिड H5P3O10, इसका स्ट्रक्चर बना दे और इसमें बता देना मेरे को कि कितने तुम्हारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, या अभी बना लो, अभी बना लो, घर के लिए क्यों छोड़, बना के बताओ। एक ये बना लो और एक और बना लो, H4P2O6, H4P2O6 और H3P3O8।
बताना होने से पहले। हो गया सर। इसका स्ट्रक्चर बन जाता तुम्हारा पी ओ पी ओ पी पी ओ पी ओ पी ओ। फास्फोरस पे पी डबल बॉन्ड ओ रहेगा ही रहेगा, पी डबल बॉन्ड ओ। 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन यूज हो गया, बचे कितने हैं अभी? और 5, क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन, 3 नहीं, H5 है, H5, एक OH, 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 1 2 4 5, पांचों फास्फोरस तुम्हारा हो गया। नहीं बोलोगे क्या? यस सर। यस सर। अब अगर इसका तुम बनवा दो ट्राइफॉस्फेट आयन, ट्राइफॉस्फेट आयन कैसा बनेगा? सारा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन उड़ जाएगा। कैसा बनेगा? पी ओ पी ओ पी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस, डबल बॉन्ड, यही बनेगा ना ट्राइफॉस्फेट आयन। बच्चा अंडू यहाँ पे जो फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर है ना, अगर आपको समझ में आया, यहाँ पे कितना है? 2 1 3 4 बॉन्ड बन रहा है और कितने एटम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 3 में, 4/3 है। सवाल यहाँ से क्या आ सकता है, पूछेगा इसमें से कौन सा जो पीओ बॉन्ड है ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पे भी फास्फोरस का क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 2 1 3 1 4, 4 बॉन्ड है, 3 में डिस्ट्रीब्यूट है, 4/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पी डबल बॉन्ड ओ और ये 2 और 1 3, और कितने में है? तो 2 में। ध्यान देना बच्चों, 3/2। ये जो तुम्हारा दिख रहा है ना बीच वाला पी डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो CID लिख रहा है, CID, CID बॉन्ड कुछ ऐसा है, बस हम ऐसे बना। तो ये तुम्हारा इन तीनों में से अगर कोई पूछे, स्क्रीन शेयर है, खत्म हो गया। नो सर। स्क्रीन अपने आप चला गया। दिखते नहीं। अभी शेयर है क्या बच्चा? यस सर। ठीक है क्या? अब दिख रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा दिख रहा है सबसे ज्यादा है 1.5। ये बॉन्ड जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इस चीज को ध्यान रखना, अगर कहीं पे आ जाए और गलती से, तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, नहीं बोलोगे? यस सर। चले आगे बढ़े। तो 2 और आपको हम होमवर्क देते हैं, घर से करके आना। क्या होमवर्क? H4P2O5 पहला,
और दूसरा तुम्हारा रहेगा H4P2O6। तो मार्च चक्कर में भी मेरी क्लास के साथ है। क्या हो गया भावना? मार्च सितंबर, यहाँ तक डन। स्ट्रक्चर का जितना भी था, ऑक्सी एसिड्स, लेविस स्लॉट स्ट्रक्चर का जितना भी कहानी था सारा डन। इन डिटेल, अभी से ज्यादा नहीं पढ़ा। अब आ जाओ आगे। अब हमें कौन कौन से थियरीज पढ़ने हैं? थियरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़ रहे हैं। अब इसमें कौन कौन सा थियरीज पढ़ेंगे? पहला ऑक्टेट रूल पढ़ चुके हैं जी। दूसरा VBT, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। इसमें थोड़े से एक्सेप्शन है जो कि इसको समझा नहीं पाता है ये, तो VBT को हम हाइब्रिडाइजेशन के साथ लेके पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन। और चौथा पढ़ेंगे हम लोग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है क्या? तो ये तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन में तुम्हारे पास ये 4 रूल्स है, तो 4 थियरीज हम लोग पढ़ते हैं। इसमें से ऑक्टेट रूल हमने पढ़ लिया है कि सारा जो भी तुम्हारा एलिमेंट्स है वो चेज करते हैं अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बाय शेयरिंग ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके लिए हमने ये भी पढ़ लिया था कि क्या उसका एक्सेप्शन है, जिसमें हमने बोला था कि इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। और कुछ ऐसे भी दूसरा एक्सेप्शन हमने पढ़ा था जहां पे कि ऑक्टेट तुम्हारा ज्यादा भरा रहेगा, वहां पे हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। अगर आपको याद हो तो उसको हम फिर से लिखें या उसको रहने दें, आप बता दीजिए। अच्छा सर मत लिखो, और लिख रखा है वो तो। ठीक है, वो ऑलरेडी लिख रखा है तो ऑक्टेट रूल इज ऑलरेडी डन। ये प्रीवियसली हमने पढ़ चुका है, ऑक्टेट रूल भी पढ़ लिया है हमने और वैलेंस बॉन्ड थियरी। अब पढ़ेंगे हम लोग, अगला हेडिंग डालो वैलेंस बॉन्ड थियरी। इसमें थोड़ा सा भी थियरी आएगा, तो लिखने वाला पार्ट आएगा, तो इसको लिख लो पहले, फिर हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। क्या? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, कोवेलेंट बॉन्ड forms when approximately same energy and appropriately oriented atomic orbitals undergo overlapping। क्या बोला गया बच्चा? कि इस थियरी के अनुसार जो भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो तब होता है जहां पे कि लगभग सेम एनर्जी या एप्रोप्रिएटली ओरिएंटेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैपिंग करते हैं तो। मतलब अब सर ओवरलैपिंग हमेशा समझ में नहीं आता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ओवरलैपिंग कैसे होता है। मुद्दे की बात है यहाँ पे सिंपल सा कि जो भी तुम्हारा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड का तभी फॉर्मेशन होगा जब तुम्हारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। अब जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल तुम्हारा ओवरलैप करेगा तो उनका ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होगा कोई भी तुम 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को लेकर आओ और दोनों का ओवरलैप, दोनों का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। नहीं, उन दोनों का एप्रोप्रिएटली ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। एप्रोप्रिएटली ओरिएंटेड क्या होता है सर? ये हम लोगों को सीखना है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट,
कि कौन कौन से तुम्हारे रहेंगे, कैसे किस तरह से रहेंगे रहेंगे तो वो तुम्हारा ओरिएंटेशन उनका सही है और वो ओवरलैप कर सकते हैं, ये भी देखना। दूसरा है ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ overlapping, greater will be the strength of bond formed. दूसरा पॉइंट रखना बच्चे कि जितना ज्यादा तुम्हारा ओवरलैपिंग हुआ रहेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर तुम्हारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी में एक पॉइंट और है क्या, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग ओवरलैपिंग, फटाफट इसको साथ में साथ लिखते चलना, शुड हैव नो सर, सेम और नियरली सेम, सेम और नियरली सेम एनर्जी and 1 electron each with opposite spins। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे होंगे ना उनका लगभग लगभग बराबर या सेम एनर्जी होना चाहिए और दोनों का एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा जो कि ओवरलैप करेगा और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है वो अपोजिट होना चाहिए, अगर कोई क्लॉकवाइज में है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। तीसरा जो भी मतलब पॉइंट तुम अपना लिखते जाना कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं, जैसा कि हम पहले भी बोले थे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एनसीईआरटी भी रिकॉग्नाइज नहीं करता और हम भी नहीं करते कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग होता है वो जैसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है वैसा ही होता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो इस बात को हम फिर से लिख रहे हैं। आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का थ्योरी है, ठीक है, कि क्या बोलता है द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एनसीईआरटी तो मानता भी नहीं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ है, कोवेलेंट बॉन्ड ही बोलता है। A coordinate bond is formed by overlapping of atomic orbitals in which one is fully filled and the other is vacant। तो ये क्या बोलता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है कैसे बनता है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा वहां पे जहां पे कि एक फुल्ली फिल्ड रहेगा जो डोनर है और दूसरा है जो वैकेंट रहेगा जो एक्सेप्टर है। नोट दैट, आप कभी भी फिर बार बार हम लिख रहे कंफ्यूज मत होना, बच्चे बार बार रोज पूछते आगे, एक बच्चा आज भी पूछ गया। There is no difference between a covalent bond and a coordinate bond after formation। ठीक है, तो अभी तक कितना पढ़े हम लोग, सिंपल सा पढ़े हम लोग कि वैलेंस बॉन्ड क्या बोलते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्म होता है जब अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी के और अप्रोप्रिएटली ओरिएंटेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें। जितना ज्यादा तुम्हारा एक्सटेंड होगा ओवरलैपिंग का उतना ही बॉन्ड जो बन रहा होगा वो स्ट्रॉन्गर बनेगा। तीसरा जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कर रहे होंगे, जो भी हमने बोला था पहला पॉइंट में, तो सेम या नियरली सेम एनर्जी होना चाहिए और जो एक इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप कर रहे होंगे दोनों में वो अपोजिट स्पिन्स में होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में बनने के बाद कोई भी अंदर। ठीक है, अब आ जाओ ओवरलैपिंग कितनी तरह का हो सकता है, टाइप्स ऑफ ओवरलैप। पहला हो सकता है जो एक्सियल और
हेड ऑन ओवरलैप, एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे जो भी न्यूक्लियस को मिलाने वाला एक्सिस होगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, उसके अलोंग तुम्हारा क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। तो ध्यान रखना इसमें, इन दिस ओवरलैप इलेक्ट्रॉन क्लाउड intersects the internuclear axis, and this results in the formation of sigma bond। तो एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखना, जैसे कि एग्जांपल मान लो तुम्हारा ये क्या है, 1s हाइड्रोजन का एक 1s है, इसको हम लोग ओवरलैप करवा रहे हैं। आप इसको गोला बनाइएगा बच्चे, ये गोला है, ये भी है 1s, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। मान लो इनका ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, मान लो इसका पॉजिटिव स्पिन, इसका भी पॉजिटिव स्पिन, ये जो इसका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ना, इसके बीच में इसका ओवरलैप होगा, ये ओवरलैप। यहां से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और ये तुम्हारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये तुम्हारा H2 बॉन्ड। ठीक है क्या? तो पहला तुम्हारा था एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जो तुम्हारा ओवरलैपिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। ये तो तुम्हारा इसमें था। और अगर मान लो हमारे पास पीएक्स में हो तो कुछ नहीं दे रखा है तो हम इसको सिंपल इसको पीजेड बोल देते हैं। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम मानते हैं कि मान लो अगर पीजेड में ओवरलैप हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस। ध्यान रखना ये दोनों का साइन सेम होना चाहिए तभी होगा यार। कुछ और अच्छे से आप लोग इसको और अच्छे से बनाइएगा कॉपी में। इस पे मेरे से उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है जितना चाह रहे हैं। हाँ जी, ये तुम्हारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ये है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसके अलोंग तुम्हारा होना है बॉन्ड, पॉजिटिव पॉजिटिव। यहां से तुम्हारा फॉर्मेशन हुआ सिग्मा। ठीक है क्या? ये जो प्लस माइनस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव फंक्शन का साइन। दिस प्लस एंड माइनस रिप्रेजेंट्स, लिख देते हैं दिस प्लस माइनस साइन represents the sign of wave function, जिसको कि आप लोग पढ़े होंगे प्रोडक्ट टेबल में, साइन जिसको। ठीक है क्या? तो ओवरलैपिंग एक होगा तुम्हारा एक्सियल ओवरलैपिंग। दूसरा क्या हो सकता है, लैटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग। पहला हो गया एक्सियल, दूसरा हो जाएगा लैटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग। बच्चों क्या आप जिंदा है ना, सुन पा रहे हैं? यस सर। सुन नहीं गए हो यस ना? सर। तब से लग रहा है कि बस हम ही बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। लिखते रहना, कॉपी का ये सब शोभा बढ़ाएगा। इसमें लिखो इन दिस overlapped electron cloud does not intersect the internuclear axis। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ पे जो तुम्हारा ओवरलैपिंग होता है ना इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का,
वो इंटरसेक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से नहीं होता है, रेदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप, जो भी ओवरलैपिंग हुआ, becomes parallel to the internuclear axis. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होता है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल में होता है, और इसके वजह से क्या बनता है, पाई बॉन्ड. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड. तो लेटरल या साइडवेज से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से होगा तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड. इस चीज का आप ध्यान में रखना. जैसे यहां तक लिख लियो ना, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल. मान लो तुम्हारे पास ये, इसको हम कुछ भी बोल रहे हैं, इसको px या py बोल रहे हैं, दोनों में से कोई भी बोल रहे हैं, अभी हम कोई भी बोल रहे हैं, इसका भी ओवरलैपिंग हम करवा रहे हैं और अच्छा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, चिंता मत. कुछ ऐसा है, प्लस माइनस, तो इनका इनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ये इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो कि जेड के अलोंग है. ये तुम्हारा ओवरलैपिंग दिख रहा है क्या बच्चों, ये जो ओवरलैपिंग हुआ ना, साइडवेज ओवरलैपिंग, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहां से तुम्हारा बनेगा पाई बॉन्ड. अरे बात समझ में. तो तुम्हारा जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगा तो ही तुम्हारा क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा, और जब इंटरन्यूक्लियर ओवरलैपिंग होगा तो वहां से क्या बनेगा, बोलो. सो हो गया सब. जब इंटर एक्सिस के अलोंग होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, और जब अगर लेटरल ओवरलैप हो या साइडवेज ओवरलैप हो तो उससे हम लोग बोलते हैं कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन. तो ये तुम्हारा कुछ थियरी. अब एक दो नोट डालते हैं. क्या, पहला, ओनली पॉजिटिव ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन. सबका बॉन्ड नहीं बन जाएगा, सेम तुम्हारे रहेंगे वेव फंक्शंस तभी बॉन्ड बनता है, बाकी सबका नहीं. पॉजिटिव ओवरलैपिंग मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए. सेम साइन वेव फंक्शंस शुड ओवरलैप. और इसी से होता है रिजल्ट्स इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अगर यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे एक पॉजिटिव निगेटिव था और गलती से अगर आप यहाँ ऊपर में निगेटिव पॉजिटिव कर देते ना, ओवरलैपिंग नहीं होगा. सेम साइन के वेव फंक्शंस रहेंगे तभी इनके बीच में ओवरलैप होगा. इस चीज का ध्यान रखना. फिर से हम बोल रहे हैं, सेम साइन के रहेंगे तभी ओवरलैप होगा, अलग अलग होंगे तो नहीं होगा. यानी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यही तो देखो ना, हम छोटा सा बना देते हैं. कुछ ऐसा हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव ये पॉजिटिव, ओवरलैप पॉसिबल नहीं है जी. नो बॉन्ड फॉर्मेशन. अगर कोई तुमको दे देना एक क्वेश्चन बनाने कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड कैन बी फॉर्म, और ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग का ध्यान दे रखा है तुम, इस चीज का ध्यान रखना. जब भी सेम साइन के वेव फंक्शन होंगे तभी ओवरलैप होगा, अलग अलग होंगे नहीं होगा. तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव होगा, साइडवेज ओवरलैप नहीं होगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा. ठीक है, इसको हम लिख देते हैं दूसरे पॉइंट में. क्या, नेगेटिव एंड
जीरो ओवरलैपिंग do not result into the bond formation. तो अगर नेगेटिव या जीरो ओवरलैपिंग हो उससे बॉन्ड नहीं बनता है। हम आपको सारा करके दिखा देते हैं। एग्जाम्पल में एक पॉजिटिव ओवरलैप का, मान लो तुम्हारा ये है एस, मान लो क्या मतलब है, और हमने ले लिया पीजेड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहां से अगर तुम्हारा ओवरलैप हो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, ये पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव था, ये जो बॉन्ड बना है ना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस से यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिग्मा बॉन्ड। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे पॉसिबल है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। या अगर इसी को हम ऐसे बोल दें जो अभी करके दिखाए थे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां से भी तुम्हारा बॉन्ड बन जाएगा लेटरल ओवरलैप। ये तुम्हारा पाई बॉन्ड पॉजिटिव पॉजिटिव था, ओवरलैप हो जाएगा, तो ये तुम्हारा होगा पॉजिटिव ओवरलैप। अब नेगेटिव ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं क्या? हाँ जी सर, नेगेटिव ओवरलैपिंग होता कब है ये? जब अपोजिट साइन के वेव फंक्शंस ओवरलैप करेंगे। वेव अपोजिट साइन वेव फंक्शन ओवरलैप्स, जब अपोजिट साइन के वेव फंक्शन ओवरलैप करते हैं ना बच्चे, उसको लोग बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग। जैसे कि ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे जरा गौर से देखना, ये है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे वेव फंक्शन, और यहाँ पे नेगेटिव वेव फंक्शन। यहाँ से कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ध्यान रखना बच्चा, अगर कुछ ऐसा हो जाए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से भी कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, गौर करिएगा। ठीक है क्या? बोल दो जरा। यस सर। अब देख लो जीरो ओवरलैपिंग। ये कब होगा? इसका मतलब नो नेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नो नेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे कि एक एग्जांपल लो, एक ए से हमारा ये पॉजिटिव साइन का, और एक हम पीएक्स या कोई भी पी वाई ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ओवरलैपिंग करवाओ एक बार, तो क्या होगा? आपको अच्छे से समझ में। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को बच्चा, जितना तुम्हारा यहाँ पे हुआ इस पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस जेड एक्सिस के लोग, तो जितना ऊपर में हुआ उतना ही नीचे में हुआ ओवरलैप, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं? ये जीरो ओवरलैपिंग। दोनों आपस में मिलकर कट टूट गए, यहाँ से कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी तक हम जो बात बताए हैं वो मूल बात ये है कि कभी भी तुम्हारा पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा, यानी कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, सेम साइन के आएंगे लूप्स,
तभी तुम्हारा वहां से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब अलग अलग हो, यानी कि निगेटिव ओवरलैप हो या जीरो ओवरलैप, इन दोनों केस में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है प्यारे बच्चों? यस सर। अब एक दो और जनरल पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, उनको भी आप अपनी कक्षा में कर रहे हो। थोड़ा सा हेडिंग डालना, जनरल पॉइंट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहला, जब भी तुम्हारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा तभी तुम्हारा जाकर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो लिख लो इसको, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बिटवीन टू एटम्स। जब भी दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सब्सिक्वेंट बॉन्ड्स विल बी पाई और डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड क्या होता है बाद, मतलब अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे मुश्किल से। तो सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड या डेल्टा बॉन्ड बनेगा। दूसरा, शेप या जियोमेट्री of a molecule is decided by sigma bonds। कोई भी मॉलिक्यूल का शेप या उसका ज्योमेट्री होगा ना, वो सिग्मा बॉन्ड ही डिसाइड करता है। पाई बॉन्ड्स का कोई भी रोल नहीं होता है ज्योमेट्री का डिसीजन में। तो इसको आप याद से लिख लो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, एक मिनट का लगेगा। हाँ जी बच्चों, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, शेप या जो ज्योमेट्री होगा किसी भी मॉलिक्यूल का वो सिग्मा बॉन्ड ही डिसाइड करता है। पाई बॉन्ड हैव नो रोल इन ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री को डिसाइड करने के लिए पाई बॉन्ड का कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, एक चीज केवल और लास्ट पॉइंट है कि जब भी पाई बॉन्ड होगा ना, उसके अलाउंग रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो बाद में चल के तुम अगले साल 12th क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ोगे स्टेरियो आइसोमरिज्म में कि सिंगल बॉन्ड के अलोंग में तुम्हारे मॉलिक्यूल्स रोटेट कर जाते हैं, डबल बॉन्ड के अलोंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक लिख लो, देयर इज, ताकि अभी से आपको ध्यान रहे, नो फ्री रोटेशन, there is no free rotation of atoms around pi bonds। तो पाई बॉन्ड के अलोंग में कोई भी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। एंड दिस गिव राइज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और इसके वजह से तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तुम्हें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है क्या? ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। फ्री रोटेशन तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग होता है, तो उसकी वजह से कन्फॉर्मेशनल आइसोमर भी। तो अगर इतना हो गया, अब ये दोनों क्या होता है पॉइंट्स, ये दोनों नया है, अभी नहीं बताएंगे हम। जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ध्यान रखना ये आएगा, स्टेरियो आइसोमरिज्म नाम का एक चैप्टर आएगा आइसोमरिज्म में ही। 11th क्लास में है बट हम लोग पढ़ते हो उसको 12th में, स्टेरियो आइसोमरिज्म वाले पार्ट उस समय बताएंगे। तो जब भी तुम्हारा फ्री रोटेशन नहीं होता है पाई बॉन्ड में,
उस पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं की वजह से तुम्हारा क्या आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं, और क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में तुम्हारा फ्री रोटेशन पॉसिबल है उसके वजह से तुमको कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स देखने को मिलता है। ये भी लिख, फ्री रोटेशन कैन अकर अराउंड सिग्मा बॉन्ड and this give rise to conformational isomers। ठीक है क्या, हो गया जी थियरी, हो गया थियरी, जगे हुए हो? यस सर। यस सर। छोटा सा सवाल बता दो, बचपन में कभी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पढ़े हो? अभी तो पढ़ा रहे हैं सर, अभी तो बता दिए, निकालो तो, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन, पहला C2H2, दूसरा C2CN का होल 4 एंड तीसरा C2CN का होल 2। इन तीनों में बता दो सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना है। बस आज की कहानी हमारी पास तो प्लीज अवेलेबल। हाँ मैड, बस लास्ट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कल हम लोग इसका पढ़ेंगे कुछ अच्छा चीज एक्सेप्शन, उसके बाद और कैसे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, कल देखेंगे। लेकिन अभी के लिए केवल सिग्मा और पाई बॉन्ड लास्ट बता दो। C2H2 है, C2CN होल 4 है और C2CN का होल 2। पहला का तुम पहले बताओ, C2H2 का पहले बताओ, बचपन में पढ़े हो तुम लोग कहीं, अल्केन अल्कीन अल्काइन, CnH2n + 2 CnH2n CnH2 - 2। CnH2n कैसा हो जाएगा, ये C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड C H H, यही बॉन्ड है ना बच्चा पार्टी, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 देखो इसमें भी फुलफिल है, यहाँ भी फुलफिल है। ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। एक चीज ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड में तुम्हारा एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है। यहाँ पे एक सिग्मा 2 पाई, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए यहाँ पे C2H2 में, 1 2 3, और पाई बॉन्ड कितने आ गए, 2। अब चलो ये दोनों तुम्हारे लिए रहेगा होमवर्क, छोटा वाला हम कर दिए, बड़ा वाला चलेगा क्या, ठीक है? अब तो बोल दो बस, सर आज इतना ही है, कल इससे और ज्यादा चीज पढ़ेंगे, क्योंकि VBT अभी खत्म नहीं हुआ है। आयनिक परसेंटेज, क्या आयनिक परसेंटेज विकास, तो अभी के लिए आज इतना ही है, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहे हैं, आगे पढ़ेंगे कल। इसको डाउट हो तो पूछ। सर ये पाई का बता दो।